हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं और वीकेंड अच्छा जा रहा है। प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। आई एम वेरी क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर विच आई फील ग्रेट अबाउट। तो आज का वीडियो है ध्रुव राठी का, जस्ट अभी अभी आया है गरमा गरम वीडियो। इट्स वाई इंडियाज मिडिल क्लास इज डाइंग, टैक्स बर्डन, मोस्ट प्रोबेबली इनकम टैक्स एंड डिफरेंट टैक्स बैंड्स जो इंट्रोड्यूस हुए हैं उसके ऊपर होगा। जल्दी से हेलो बोलो, ये बेला बैठी है, ये मेरी स्वीटू सी रैग डॉल है। वेट बेबू, यू वांट से हेलो? दस पहला रॉस मेरी गोद में बैठे हैं तो मैं जूम नहीं कर सकती क्योंकि कैमरा सामने है। और मैं हूँ डॉक्टर फ़ातिमा, वीडियो करती हूँ। बेसिकली कॉन्सेप्ट दैट मेक्स सेंस टू मी। आई एम लर्निंग अ लॉट अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स। आई लाइक कॉमेडी वीडियो। आई डू लाइक ध्रुव राठीज़ वीडियो बिकॉज़ मुझे इतनी ज़्यादा इंडियन पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं है, सो आई यूजुअली वॉच ध्रुव राठी वीडियो टू नो मोर अबाउट इट। तो अगर आपको लगता है ध्रुव राठी गिव्स वन साइड ऑफ द स्टोरी, सो प्लीज़ शेयर अनदर यूट्यूबर्स नेम इन द कमेंट जो आपको लगता है कैन टेल मी द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। सेड दैट प्लीज़ सजेशन ज़रूर करना, किस टाइप के वीडियोज़, कौन से वीडियोज़ मैं रिव्यू करूँ और किस टाइप के वीडियो आप देखना चाहते हो, और ज़रूर कमेंट कर दें इस बारे में, एंड आई विल डेफिनेटली गोना एक्सप्लोर अबाउट देम। तो लेट्स वॉच दिस वीडियो। सो आई होप वीडियो अच्छा होगा। आई होप सो। ध्रुव राठी के वीडियो काफ़ी वेल रिसर्च्ड होते हैं, एटलीस्ट ये मुझे लगता है। बट हैविंग सेड दैट, आई डोंट नो अ लॉट अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स। तो अगर आपको कहीं लगता है कि यस दिस इज़ नॉट द करेक्ट, आपको लगता है ये पूरी स्टोरी नहीं है एंड आई नीड टू नो द अदर पार्ट, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करो। लेट्स वॉच दिस वीडियो। मीनवाइल प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। द थिंग इज़, आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो औरों तक भी पुश होता है, और तक पुश होता है तो न्यू ऑडियंस जुड़ती है। सो इन दैट वे आई वुड लव फॉर यू टू लाइक द वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आप देखते हो तो, ठीक है? थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों को किस तरीके से निचोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा, इस बात का एहसास धीरे धीरे जनता को होने लगा है। धीरे धीरे जनता की आंखें खुल रही हैं। पिछले महीने जीएसटी काउंसिल की बाद जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया पॉपकॉर्न को टैक्स किया जाएगा अलग अलग तरीके से, नॉन ब्रांडेड पॉपकॉर्न 5% जीएसटी, ब्रांडेड पॉपकॉर्न 12%, कैरेमल पॉपकॉर्न 18%। पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%। बट व्हेन इट हैज एडेड कैरामलाइज्ड शुगर, इट इज नो लॉन्गर नमकीन। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत हल्ला मचा और जमकर मजाक बनाया गया निर्मला सीतारमन का। लोग निर्मला सीतारमन को वसूली ताई कहने लगे। पूरा इंटरनेट मीम से, तो किसी ने लिखा कि निर्मला सीतारमन अपने ऊपर बनने वाले मीम्स पर भी टैक्स लगा देंगे। ये बात अच्छी है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि इस समस्या एक्चुअली में कितनी गहरी है और कितनी बड़ी है। यहाँ बात सिर्फ 10-12 आइटम्स पर लगे जीएसटी की नहीं है। असलियत में देश से मिडिल क्लास खत्म होती जा रही है और ये मुद्दा निर्मला सीतारमन से कहीं ज्यादा और बड़ा है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। 2024 के सेकंड क्वार्टर में इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 3.86% नीचे गिर गया। एफएमसीजी का फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो पैकेज खाने के आइटम्स होते हैं। इसमें कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट, डायपर जैसी चीजें भी आती हैं। वो सारा सामान जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोगों को खरीदना होता है दुकानों से। क्योंकि ये सारे आइटम जरूरत के हैं, अगर इनकी बिक्री कम हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। इसका कारण बताया गया है इंडिया की श्रिंकिंग मिडिल क्लास। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ रोहित जावा के हिसाब से अर्बन ग्रोथ नीचे जा रही है, लेकिन बात सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ऑलमोस्ट सभी एफएमसीजी कंपनीज के साथ यही देखने को मिल रहा है। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायणन का कहना है कि डिमांड में कमी मेगा सिटीज और मेट्रो से आ रही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कहा अर्बन डिमांड कम हुई है। वहीं आईटीसी का कहना है कि इस क्वार्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई है। अर्बन एरियाज यानी शहरों में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने को। सरकार ने टैक्स लगा लगा कर उन्हें इतना निचोड़ दिया है कि अब वो मिडिल क्लास शायद बचे ही नहीं। इसे डिटेल में समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि मिडिल क्लास एक्चुअली में है कौन। एक बड़ा पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बिजनेस
बिजनेसमैन किशोर बियानी ने डेवलप किया। ये इंडिया को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। पहले सेगमेंट में आते हैं करीब 12 करोड़ लोग जिनका पर कैपिटा इनकम लगभग 12.3 लाख रुपीस पर ईयर का है। ये है इंडिया की अपर क्लास, जिसे कंज्यूमिंग क्लास भी कहा जाता है, और इस सेगमेंट को इंडिया 1 कहकर पुकारते हैं। देश में 50 से 60% जिसे कंज्यूमिंग क्लास भी कहा जाता है, और इस सेगमेंट को इंडिया 1 कहकर पुकारते हैं। देश में 50 से 60% कंजम्पशन सिर्फ इसी क्लास के द्वारा की जाती है। इसके नीचे आती है सेकंड नंबर पर मिडिल क्लास, जिसे एस्पिरेंट क्लास भी कहा जाता है। इसमें करीब 30 करोड़ लोग हैं जिनका पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख रुपीस पर ईयर है। अगर 4 लोगों का परिवार है तो साल के 10 लाख रुपए के आसपास हुआ। ये एवरेज है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। सबसे बड़ा सेगमेंट जिसमें इंडिया की ज्यादातर आबादी आती है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोई सेविंग्स नहीं। ज्यादातर इंडियन कंपनीज फोकस करती है अपर क्लास और मिडिल क्लास लोगों को सामान बेचने पर। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इंडियन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिख रहा है कि अपर क्लास के पास तो काफी पैसा है खर्च करने को, और वो कर भी रहे हैं। ये अपर क्लास प्रीमियम गुड्स और सर्विसेज की तरफ, मिडिल क्लास के लोग टैक्स और महंगाई के बोझ में इतना दब गए हैं कि वो एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स भी नहीं खरीद पा रहे हैं। यही कारण है कि ऊपर से देखोगे तो जीडीपी तो बढ़ रहा है, सरकार के पास पैसा भी बहुत आ रहा है, लेकिन मिडिल क्लास की जेब खाली पड़ी। और तीसरा सेक्शन लोअर क्लास का, उनका तो पूछो ही मत क्या हाल है। गरीबी इतनी ज्यादा है कि उन्हें फ्री का अनाज लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग बेवकूफ हैं, उन्हें काम नहीं करना आता, वो काम नहीं करना चाहते, और वो हार्ड वर्किंग नहीं है? अगर हमारे इंडियन सीईओज की सुनोगे तो उनका तो यही मानना है कि बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज कहते हैं कि इंडियन एम्प्लॉइज लेजी हैं, काम नहीं करना चाहते। ज़्यादा हो गया। That's लोगों को 70 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए। कोई कहता है 80 घंटे, कोई तो 90 घंटे पर चले जाते हैं। यार, अगर 80-90 घंटे कोई काम कर रहा है तो आप सोच रहे हो उसकी वेलबींग हेल्थ कुछ नहीं रहती। आप 8 घंटे सोगे और आप 70-80 घंटे पर वीक, विच मीन्स 10 घंटे रफली आप दिन के 10 घंटे ये करोगे, 8 घंटे सोगे तो बची क्या? बाकी वेलबींग, लाइफ, फैमिली तो कुछ बचा ही नहीं फिर टाइम बिल्कुल भी। I want to work 70 hours a week. ये सैटरडे संडे का is not an Indian thing. This is a Western thing. I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'd be more happier. Because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? सॉरी, इफ यू वांट टू वर्क सैटरडे एंड संडे दैट्स योर चॉइस। तुम्हें शायद अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए दिल नहीं करता, या तुम्हारे लिए हेल्थ, जिम और स्पोर्ट्स वर्कआउट कोई काम नहीं रखता होगा, आई गेस। तो तुम करो सैटरडे संडे काम। यू कांट फोर्स एवरीवन इन द सोसाइटी। एक यार, अगर आपने एक हेल्दी पॉपुलेशन क्रिएट करनी है तो यू नीड टू गिव देम इनफ टाइम कि वो अपने बच्चों को भी टाइम दे पाए, वरना आपकी नेक्स्ट जनरेशन क्या ले रही है ये भी आपने देखना है। वो अपनी हेल्थ को टाइम देंगे, नहीं देंगे तो वो आपके ही ऊपर बर्ड। आई मीन, इंडिया में फ्री हेल्थ केयर कुछ ही जगह है, तो अगर आप बीमार लोग करोगे तो ऑब्वियसली बात है फिर वो उतना ही पे करेंगे टू फील बेटर। मेडिकेशन और हॉस्पिटल्स का बढ़ेगा, तो ओवरऑल आपको लोगों की लाइफस्टाइल इम्प्रूव करनी है, नॉट जस्ट लाइफस्टाइल, हेल्थ लाइफस्टाइल इम्प्रूव करनी है, ना कि उन्हें कहना है कि सैटरडे संडे भी काम करो। ये कौन है भाई जो ये प्रीच कर रहा है? How long can the wife stare at your husband? इन लोगों के हिसाब से गलती आपकी है कि आप इतने गरीब क्यों बनते जा रहे हैं। सारा ब्लेम मिडिल क्लास लोगों। लेकिन क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल भी नहीं। सच्चाई इसकी बिल्कुल उल्टी है। असलियत में दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी कमाई ये सरकार और ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स खा जा रहे हैं। यही लोग जो आपको सबसे ज्यादा फालतू का एडवाइस दे रहे हैं, यही आपको लूट रहे हैं। मार्च 2024 में खत्म हुए साल में इंडियन कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 15 साल में सबसे ज्यादा था। FICCI और क्वेस कॉर्पोरेट लिमिटेड की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2019 से 2023 के जो साल थे, इनके बीच में 6 बड़े सेक्टर्स में इंडियन कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट 4 गुना बढ़ा है। लेकिन एट द सेम टाइम सैलरीज की ग्रोथ नेगेटिव में रही है। सैलरी ग्रोथ नेगेटिव में रहने का मतलब है कि जितनी सैलरी बढ़ी उससे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। पिछले 5 सालों में हर साल ऑन एवरेज 5.7% से महंगाई बढ़ी है, लेकिन लोगों की सैलरीज इस रेट से नहीं बढ़ रही हैं, और ये बात सरकार भी मानती है। देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने भी अपनी स्पीचेस में बड़े कॉर्पोरेट्स को टारगेट किया है। Corporate profitability has gone up from 5.3 lakh crores in FY20 to 20.6 lakh crores in FY23. Compensation to employees usually is a function of two variables. One is the amount of hiring you do and the amount of wage growth you give. And that has not correspondingly grown at the same pace. तो एक तरफ ये कंपनीज बम्पर प्रॉफिट्स कमा रही है, दूसरी तरफ ये आपकी सैलरीज नहीं बढ़ा रही, और तीसरी तरफ ये मोदी सरकार द्वारा दिए जा रहे टैक्स ब्रेक्स का फायदा उठाकर कम टैक्स भी दे रही है। ये 2019 की बात है कि मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया था और इन कंपनीज को कई सारे बेनिफिट्स दिए थे। सरकार को खुद इसकी वजह से 2019-20 में 1.44 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ था। लेकिन सरकार ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, जब ये कंपनीज अच्छा करेंगी तो इकोनॉमी में वापस पैसे इन्वेस्ट होंगे, इससे जॉब क्रिएट होगी, प्राइवेट सेक्टर स्ट्रॉन्ग और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन होता तो ऐसा फैसला बिल्कुल ना लेता। पिछले 5 सालों में सरकार को लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। जरा सोचकर देखिए, अगर एक कॉर्पोरेट टैक्स कम ना किया होता तो 9 लाख करोड़ रुपए
हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किए जा सकते थे, पब्लिक सर्विसेज को कितना इंप्रूव किया जा सकता था। देश को नुकसान हुआ है पिछले 5 सालों में और इस नुकसान की भरपाई सरकार आम आदमी पर टैक्स लगाकर कर रही है। इस चार्ट को देखिए, जितना पैसा सरकार डायरेक्ट टैक्सेस से कमा रही है, 2018-19 में उसमें से 58.3% हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्सेस से आता था, लेकिन 2023-24 में घटकर सिर्फ 46.5% ही रह गया। आज के दिन कॉर्पोरेट्स जितना टैक्स देते हैं उससे ज्यादा टैक्स तो लोग इनकम टैक्स में देते हैं। इस साल 2024-25 में लोगों के 11,56,000 करोड़ रुपए टैक्स देने का अनुमान है, जबकि कॉर्पोरेट्स का 10,42,000 करोड़ टैक्स देने का। पूरे देश में 3% से भी कम लोग वो इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन वाओ! आपने पर्सनल टैक्सेशन, टोटल पर्सनल टैक्सेशन बढ़ा दिया, कॉर्पोरेट कम कर दिया, ये कौन-सा सेंस है? उफ़! यही 3% लोग इंडिविजुअली ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं सरकार को एज कंपेयर टू सारी कंपनीज जितनी भी इंडिया में है। ये 3% लोग 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा टैक्स दे रहे हैं सरकार को इन कंपनीज से। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान टोटल टैक्स रेवेन्यू में से कॉर्पोरेट टैक्सेस का शेयर 35% था, लेकिन अब मोदी सरकार में ये सिर्फ 26% रह गया है। इतना सारा फायदा इन कंपनीज को दिया जा रहा है और ये एम्प्लॉयज की सैलरी तक नहीं बढ़ा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम से कम सैलरी इतनी तो बढ़ा लो जितनी महंगाई बढ़ रही है। सरकार अगर चाहे तो सीधे तौर पर कानून लेकर आ सकती है कि हर साल एम्प्लॉयज की सैलरी इतनी बढ़नी चाहिए जितनी इन्फ्लेशन हो कम से कम। और ये चीज तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए है, लेकिन नए एम्प्लॉयज के लिए क्या कोई नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं? वो भी नहीं हो रही। 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे में भी कॉर्पोरेट्स को कहा गया कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट में डूबे इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर के सेल्फ इंटरेस्ट में यही होगा कि वो जॉब्स क्रिएट करने को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए, लेकिन अभी तक इन्होंने इसके लिए कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं किया है और ये करेंगे भी क्यों? क्या मेरे हिसाब से सालाना एटलीस्ट ईयरली बहुत ज़रूरी है कि सैलरीज बढ़ाई जाए ईयरली। दैट्स व्हाट आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि ईयरली सैलरी बढ़ाई जाए। वरना आप ग्रोथ देखें ना, पब्लिक की ग्रोथ क्या है? अगर कोई बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा है और वो 10 साल से काम कर रहा है और आप उसकी सैलरी हर साल नहीं बढ़ा रहे हो, देन उसको क्या बेनिफिट हो रहा है आपकी कंपनी में काम करने का? वो रैदर वो कंपनी छोड़ेगा, दूसरी कंपनी में चला जाएगा। राइट। और ऐसे आप ब्रांड लॉयल्टी या अपने, सॉरी नॉट ब्रांड लॉयल्टी, बट ऐसे आप अपने एम्प्लॉयज की लॉयल्टी तो नहीं कमा पाओगे। आपका कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं जो आप ही के पास रुक के रहेगा, उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए दिल मूव ऑन, तो कंपनी का ही इसमें ओवरऑल कंपनी का भी लॉस है। वो अगर इन्हें पता है कि चंदा धंधा मॉडल से ही सरकार चलती है, इन पॉलिटिशियंस को घूस दो और ये पॉलिटिशियंस हमारे फेवर में कानून बनाएंगे, तो और कुछ करने की क्या ही जरूरत है। इसीलिए जॉब्स की सख्त कमी है देश में। ऐसे समय में अगर आप कंटेंट क्रिएशन जैसी नई फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो और इसे पैसे कमाने के लिए अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो, तो मेरा ये कोर्स चेकआउट करो। एक और बात मैं बोलूँगी कि हाँ, चलो ठीक है, उसका कोर्स ज़रूर चेकआउट करो आप, ध्रुव राठी का, बट मेरे हिसाब से यूट्यूब, आप लोगों के पास कोई एक स्किल सेट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आप रिमोटली बेच सकते हो, और ऐसा स्किल सेट पैदा करना बहुत आसान है। चलो इनका तो कोर्स है, पेड कोर्स है, आप एडएक्स जैसी वेबसाइट को चेक करें जिसमें फ्री कोर्सेज़ हैं, फ्री, एडएक्स, edx.com, और फ्री कोर्सेज़ हैं। आप बहुत सी स्किल्स सीख सकते हैं, फाइनेंशियल स्किल्स हो गई, आपकी टीम बिल्डिंग हो गई, प्रेज़ेंटेशन, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, बहुत कुछ है उसमें, एआई रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, जिससे आप ऐसी स्किल्स सीख सकते हैं कि आप रिमोटली वर्क कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू चेक देम आउट टू, इंक्लूडिंग का कोर्स भी। मैं ऐसा नहीं कह रही कि इनके कोर्स में कुछ खास नहीं होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा कोर्स भी इसका, बट डू चेक आउट फ्री रिसोर्सेज। फ्री रिसोर्सेज हैं तो आप आराम से फ्री रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करें। ठीक है। लिए जिस पैसे की जरूरत है वो मिडिल क्लास भर रही है और ये बर्डन मिडिल क्लास के ऊपर बढ़ता जा रहा है। इंडिया में 2022-23 में केवल 2.24 करोड़ इंडियंस ने इनकम टैक्स भरा था। पहले मैंने 3% से कम का जो नंबर बताया था वो तो एक एस्टिमेट था, असलियत में ये नंबर 1.6% पर है। सिर्फ 1.6% पॉपुलेशन इनकम टैक्स भर रही है देश में, लेकिन टैक्स जो सरकार इनकम टैक्स से कमा रही है 2023-24 में वो 30.2% है। देश की 1.6% जनता 30% बर्डन उठा रही है टैक्स का। कई सारे इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स ने बार बार कहा है कि इंडिया जैसी मिडिल इनकम कंट्री को पर्सनल इनकम टैक्स पर नहीं चलाया जा सकता, लेकिन क्या सरकार सुन रही है? ये तो बात सिर्फ इनकम टैक्स की है, इसके बाद आता है जीएसटी। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के हिसाब से टोटल जीएसटी का 60% से भी ज्यादा हिस्सा इनकम के हिसाब से बॉटम 50% से आता है, 1/3 मिडिल 40% आबादी से आता है और वहीं टॉप 10% आबादी केवल 3 से 4% जीएसटी देती है। इसका मतलब समझ रहे हो, जो सबसे अमीर लोग हैं देश में वो सिर्फ 3 से 4% जीएसटी में कंट्रीब्यूट करते हैं और ज्यादातर जीएसटी का बोझ एक बार फिर से मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर आता है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार कोविड पैंडेमिक के बाद से इंडिया की बॉटम 50% आबादी की वेल्थ लगातार कम होती जा रही है। 2020 में ही नेशनल इनकम में इनका शेयर गिरकर 13% रह गया था, वहीं टोटल नेशनल वेल्थ में तो 3% शेयर भी नहीं है हमारे देश की आधी पॉपुलेशन। इंडिया के सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की 72% वेल्थ है और टॉप 1% के पास 40.6% वेल्थ है।
जीएसटी जैसा जो टैक्स होता है इसे एक रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। इसके कंपैरिजन में इनकम टैक्स जो है उसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है वैसे वैसे आप ज्यादा टैक्स भरते हो, लेकिन जीएसटी के केस में ऐसा नहीं। मिस्टर नारायण मूर्ति अगर 800 रुपए के जूते खरीदते हैं तो वो भी 12% जीएसटी भरेंगे, और अगर एक गरीब लेबरर उन्हीं जूतों को खरीदता है वो भी 12% जीएसटी भरेगा। लेकिन इन पैसों को खर्च करना किसके लिए ज्यादा भारी पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। अब सरकार कहेगी कि इसलिए ही तो हमने अलग अलग जीएसटी के रेट्स लगाए हैं, अगर 1000 रुपए से कम का जूता है उस पर 12%, 1000 रुपए से ज्यादा का जूता है उस पर 18% जीएसटी। लेकिन ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सच बात यह है कि सरकार ने डेली यूज की चीजों पर भी जीएसटी लगा रखा है। प्री पैकेज आटा, पनीर, मक्खन, लस्सी, दही, दाल, इन सब पर 5% जीएसटी लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि टैक्स केवल 25 किलोग्राम तक के पैकेट्स पर लगता है। अगर आप 25 किलोग्राम से ज्यादा का पैकेट लोगे तो उस पर टैक्स नहीं है। ऐसा रूल किस लिए बनाया है? ताकि इन बड़ी बड़ी कंपनीज को फायदा पहुंचे। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बल्क में सामान खरीदते हैं और यहां पर भी ये टैक्स देने से बच जाए। जीएसटी की वजह से दूध के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। जीएसटी आने से लगभग 80% दवाइयों को 12% जीएसटी ब्रैकेट में रख दिया गया है, जबकि पहले इन पर सिर्फ 9% टैक्स लगता था। इसलिए दवाइयों के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स पर अब 18% जीएसटी लगता है, पहले इन पर 15% टैक्स लगा करता था। यानी इंश्योरेंस लेना भी महंगा हो गया है। कमाल की बात यह है कि अमेरिका, यूके और साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने भी इस चीज पर इंडिया से कम टैक्स लगाया है। एक तरफ इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ रही है, दूसरी तरफ आम आदमी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराना मुश्किल पड़ रहा है। ऐसे में कोई सरकार अगर फ्री हेल्थ केयर देने की बात करती है मोहल्ला क्लिनिक्स के जरिए, तो उन्हें भी तोड़ने की कोशिश की जाती है। कॉर्पोरेट्स को यहाँ एक और फायदा है इंडिविजुअल लोगों के कंपैरिजन में। कॉर्पोरेट्स को जीएसटी इनपुट मिल जाता है, लेकिन इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को कोई जीएसटी इनपुट नहीं मिलता। इसी तरह लोगों को अपनी इनकम पर टैक्स देना होता है, लेकिन इन कंपनियों को इनकम से खर्च घटाकर होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स देना होता है। इन्हीं कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार सरकारी स्कूलों को और सरकारी अस्पतालों को अच्छा नहीं करती, ताकि एक मिडिल क्लास आदमी मजबूर हो जाए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने में। देश भर में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, सिर्फ कुछ एक्सेप्शन हैं। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट सरकारों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये आप इस बात से समझ सकते हो कि 1982 में देश की टॉप 10 कंपनीज में से 6 कंपनीज ने 1 रुपए का भी टैक्स नहीं दिया। इन कंपनीज को जीरो टैक्स कंपनीज कहा जाता है। रिलायंस अपनी लिस्टिंग के 30 साल तक जीरो टैक्स कंपनी रही थी। सिर्फ 1996-97 में ही था कि रिलायंस ने पहली बार टैक्स दिया। इसके अलावा कॉर्पोरेट सीईओज बड़े बड़े टैक्स हेवंस में जाकर अपनी कंपनियां खोलते हैं, मॉरिशस से लेकर पनामा में। वहां पर पैसा छिपाकर और टैक्स बचाया जाता है। आपको तो याद ही होगा पनामा पेपर्स या अडानी का केस, जहां पर एलिगेशंस लगे थे कि बिजनेसमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के नाम पर इन टैक्स हेवंस में पैसा छिपाया गया। इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था, कितने करोड़ों का नुकसान यहाँ पर एलिज किया जाता है। दूसरी तरफ मिडिल क्लास लोगों की हालत इतनी खराब है कि उनके सपने भी चकनाचूर होते जा रहे हैं। किसी भी आम आदमी की एस्पिरेशन होती है कि एक अपनी गाड़ी हो और एक अपना घर हो। ये दोनों ही चीजें कंप्लीटली अनअफोर्डेबल बन गई। इंडिया में एक गाड़ी की सेल पर जितना पैसा इस गाड़ी को बनाने वाली कंपनी कमाती है, उससे ज्यादा तो टैक्स लेकर सरकार कमा जाती है। जब आप गाड़ी खरीदते हो तो उस पर 28% का जीएसटी लगता है। इसके बाद गाड़ी के साइज, इंजन और बाकी फीचर्स के आधार पर और सेस और बाकी टैक्सेस भी लगते हैं। 1200 सीसी की 4 मीटर से छोटी गाड़ियों पर कुल 29% टैक्स लगता है, और 4 मीटर से बड़ी 1500 सीसी तक की गाड़ियों पर 45% टैक्स लगता है। एसयूवीज पर तो टैक्स 50% तक पहुंच जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं, टोयोटा की फॉर्च्यूनर गाड़ी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एसयूवीज में से। दिल्ली में एक्स शोरूम प्राइस इसका 31 लाख से लेकर 48 लाख रुपए। मान लेते हैं कि आपने इसकी एवरेज 39.28 लाख रुपीस की एक टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी। इस गाड़ी का असली प्राइस है 26.27 लाख रुपीस। बाकी 13 लाख रुपए 28% जीएसटी और 22% जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के तौर पर सरकार को जाएंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन और ग्रीन सेस के जरिए भी सरकार और पैसा ले लेती है। इसी तरह एक गाड़ी से सरकार को लगभग 18 लाख रुपए टैक्स मिल गया। दूसरी तरफ गाड़ी बनाने वाली कंपनी टोयोटा इससे केवल 40,000 रुपए की कमाई करती है। इसके अलावा फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए 40 लाख रुपए जब आप इकट्ठे करेंगे, इसके लिए आपको लगभग 50 लाख रुपए कमाने होंगे, क्योंकि 40 लाख रुपए कमाने पर लगभग 10 लाख रुपए तो इनकम टैक्स ही लग जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए 26 लाख की गाड़ी 50 लाख रुपए से ज्यादा की पड़ेगी। और टैक्स का सिलसिला यहाँ पर खत्म नहीं होगा। आप जब गाड़ी को चलाएंगे रोड पर तो आरटीओ टैक्स लगेगा, जगह जगह पर टोल टैक्स भरना होगा। अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाएंगे, उसमें से भी लगभग 50% हिस्सा टैक्स का होता है जो सरकार के पास जाएगा। यानी 100 रुपए का पेट्रोल आप भरवाएंगे तो 50 रुपए टैक्स के तौर पर सरकार की जेब में। फिर बात आ जाती है घर खरीदने की। कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक के अनुसार इंडिया की टॉप 7 सिटीज में घरों का एवरेज सेलिंग प्राइस पिछले साल 1 करोड़ रुपए से बढ़कर इस साल 1.23 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। यानी एक ही साल में 23% की बढ़ोतरी। गुड़गांव के शहर में सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है, जहां घरों की कीमत अप्रोक्सीमेटली 160% बढ़ चुकी है। यहाँ 2019 में 7,500 रुपए पर स्क्वायर फुट के रेट पर घर मिल जाता था, अब 19,500 रुपए पर स्क्वायर फुट देने पड़ते हैं। इसी तरह नोएडा में हाउसिंग प्राइसेस 146% और बेंगलुरु में 98% बढ़े हैं। इसके बाद भी अगर आप घर खरीद सकते हो तो आपको स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़ेंगे सरकार को। अलग अलग स्टेट्स में स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर्टी के वैल्यू की 5 से 10% पर होती है। रजिस्ट्रेशन फीस जनरली 1% पर होती है, और बिल्डर को जो वन टाइम मेंटेनेंस डिपॉजिट देना होता है उस पर भी 18% जीएसटी लगता है। अब आप सोचोगे चलो घर खरीद नहीं सकते, रेंट तो कर सकते हैं, लेकिन रेंट का भी यही हाल है। एनआरओ की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में देश की 7 बड़ी सिटीज में 1000 स्क्वायर फुट के
BHK के रेंट में 64% का इंक्रीज हुआ है। नोएडा के सेक्टर 150 में जहां 2019 में एवरेज रेंट 15,500 रुपए था, वहीं 2024 में बढ़कर 25,000 रुपए पर मंथ हो गया है। इसी तरह मुंबई में 2 BHK का एवरेज मंथली रेंट 45,000 रुपए पहुंच गया है, जो पैंडेमिक से पहले 30% कम था। अब एक आम आदमी और किस चीज पर पैसा खर्च करेगा? अपने बच्चों को स्कूल में भेजने में। प्राइवेट स्कूल्स में ऑन एवरेज 1.5 लाख रुपए एनुअल फीस हो गई है। 2 बच्चे हैं तो 3 लाख रुपए हो जाएंगे। मंथली 25,000 रुपए पड़ता है। इसके अलावा गर्मियों को अगर सर्वाइव करना है तो एसी की जरूरत पड़ेगी, उस पर 28% जीएसटी लगेगा। एक आम परिवार को घर में फ्रिज भी चाहिए होगा, सामान रखने के लिए 18% जीएसटी। आपके नलके से पानी पीने लायक नहीं आता तो आपको वाटर प्यूरिफायर खरीदना पड़ेगा। यार ये नंबर्स आर मेकिंग मी सो नर्वस कंसिडरिंग इंडिया। जब मैं इंडिया जाती हूँ और जहाँ मैं छोटे-छोटे विलेजेस एंड ऑल वॉलंटरी वर्क करने जाती हूँ, और लोगों की हालत बहुत ख़राब है यार, बहुत ख़राब है। एंड दीज़ नंबर्स आर मेकिंग मी फील सो नर्वस। तो अगर ये मुझे इतना नर्वस कर रहे हैं, तो जो आप लोगों के टैक्स सिस्टम और बजट बना रहे हैं, उन्हें नर्वस कर नहीं रहे? क्या वो नहीं जानते यहाँ मिडिल क्लास, लोअर क्लास की क्या हालत है? हाउ कैन दे बी लाइक सो रूथलेस? यूथ के पास जॉब नहीं है, जो कमा रहे हैं उनको आप हेवी टैक्स्ड कर रहे हो। बंदा सरवाइव कैसे करेगा? इट्स सो हार्ड टू सरवाइव इन दिस कंडीशन। एंड में क्या होगा? ब्रेन ड्रेन होगा। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है कि जो अक्लमंद और कैपेबल लोग हैं वो आपकी कंट्री से बाहर निकल जाएंगे और किसी और कंट्री को जाके बेनिफिट करेंगे। आपका बेनिफिट खत्म। तो ये क्या है? 18% जीएसटी। बाहर की जहरीली हवा में आप सांस नहीं लेना चाहते तो सरवाइव करने के लिए एक एयर प्यूरिफायर खरीदना होगा, उस पर भी 18% जीएसटी। अब इन सारे डिवाइसेस को चलाने के लिए आपको बिजली की जरूरत पड़ेगी, और बिजली का बिल कौन भरेगा? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। अनलेस आप दिल्ली जैसी कुछ स्टेट्स में रह रहे हैं जहां आपको बिजली फ्री या सस्ती मिलेगी कुछ यूनिट्स तक, आपका बिजली का बिल आता होगा जिस पर लिखा होगा पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इस महंगी बिजली के रेट में कई सारे अलग अलग टैक्सेस और चार्जेस होते हैं। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र में हो तो पहले फिक्स चार्जेस लगेंगे, फिर एनर्जी चार्जेस रेट होंगे यानी पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी रेट, उसके बाद व्हीलिंग चार्जेस लगेंगे, उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगेंगे, और फिर 16% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगेगी। फिर अगर आपकी स्टेट में मौजूद सरकार ने कॉर्पोरेट्स के साथ चंदे धंधे का गेम खेला है तो आप और भी ज्यादा पे कर रहे हो सकते हो। अच्छा, इस सब के बाद अगर आपके पास फिर भी पैसा बच गया हो और थोड़ा पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाना हो तो मूवी टिकट पर भी 18% जीएसटी। और पॉपकॉर्न पे कैरेमल पॉपकॉर्न मत खा लेना क्योंकि वहां पर भी 18% जीएसटी। इतना सारा टैक्स भरने के बाद आपको मिल क्या रहा है? ना नदियों में पानी साफ है, ना हवा साफ है, ना सड़कें ठीक है, ना फुटपाथ ठीक है, ना कोई फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं, ना ढंग का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ज्यादातर शहरों में। So we in India today pay taxes like England to get services like Somalia. अमेरिका में लोगों का पर कैपिटा इनकम 86.6 थाउजेंड डॉलर्स है, लगभग 74 लाख रुपीस, जबकि इंडिया का पर कैपिटा इनकम है 2700 डॉलर्स, यानी सिर्फ 2.3 लाख रुपीस। अमेरिका के लोग इंडिया से 32 गुना ज्यादा कमाते हैं, जबकि दोनों देशों के इनकम टैक्स रेट में ज्यादा अंतर नहीं है। 32 गुना ज्यादा कमाई होने के बावजूद भी इंडियंस अमेरिकन से ज्यादा दाम पर पेट्रोल डीजल खरीदते हैं। अमेरिका में मार्च 2022 में 1 लीटर पेट्रोल 86.97 रुपीस का था, जो हाईएस्ट प्राइस था। वहीं इंडिया में 1 लीटर पेट्रोल 90 से 100 रुपए में मिल रहा था। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, सरकार का टैक्स। 50% से भी ज्यादा टैक्स लगाती है सरकार पेट्रोल डीजल पर। लेकिन बात सिर्फ फ्यूल की नहीं है, कई सारी ऐसी और चीजें हैं जो इंडिया में ज्यादा महंगी है अमेरिका से। इंडिया में टीवी अमेरिका से महंगा है। एक टीवी आपको खरीदना है, अमेरिका में ज्यादा सस्ता मिलेगा क्योंकि इंडिया में उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। ज्यादा टैक्स के कारण कई सारे स्मार्टफोन्स भी इंडिया में ज्यादा महंगे हैं अमेरिका से। आईफोन 16 का इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस 79,900 रुपीस, अमेरिका में 67,000 रुपीस में मिल जाता है। कारण एक बार फिर से वही सरकार के द्वारा लगाया गया टैक्स। इंडिया में आईफोन एंड आई थिंक गल्फ कंट्री में जहाँ जीरो टैक्स है ऑन दैट, इवन मोर चीपर है। पर इंपोर्ट ड्यूटी जैसा टैक्स लगता है, साथ में 18% जीएसटी। कुल मिलाकर एक आईफोन पर 40% तक का टैक्स लग जाता है। एक बार फिर से अपर क्लास के लोग बड़ी आसानी से फॉरेन ट्रिप्स करके इन सामान को सस्ते में खरीद सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास पर फिर से सारा बोझ आ जाता है। बात बड़ी साफ है, यहाँ पर हो क्या रहा है। अर्बन मिडिल क्लास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से माना जाता था। इसकी वजह से बीजेपी ने हिस्टोरिकली शहरी इलाकों में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने सबसे ज्यादा खून मिडिल क्लास का ही चूसा है। बहुत से लोगों की धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं जो पहले बीजेपी को अंधाधुंध सपोर्ट किया करते थे। मोदी सरकार तो खाली वोट मांगता है, वोट अपना कमाने के चक्कर में बड़ा बड़ा आदमी के देता है, गरीब के ला के देता है। कभी पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी प्याज बढ़ रहा है, और मोदी जी वर्ल्ड भ्रमण पे जा रहे हैं, पैसा ला रहे हैं नहीं ला रहे किसी को पता नहीं है। युवाओं के लिए उन्होंने रोजगार का व्यवस्था नहीं करी है। सैलरीड लोगों के मन में यही बात आ रही है कि मोदी राज में एक तरफ उन्हें ओवर टैक्स किया जा रहा है और दूसरी तरफ अमीर अरबपतियों को और कॉर्पोरेट्स को और अमीर बनाया जा रहा है। 2024 की लोकसभा इलेक्शंस में मिडिल क्लास की इस नाराजगी का असर साफ देखने को मिला। सीएसडीएस लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे के अनुसार 2024 इलेक्शन में मिडिल क्लास में बीजेपी का वोट शेयर 3% गिर गया
और अपर मिडिल क्लास में भी 3% कम हो गया। इसी का नतीजा हो था गई। कि बीजेपी अपने दम पर मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाई और 240 सीटों पर ही सिमट गई। लेकिन इसके बावजूद भी 6 महीने हो गए हैं और मिडिल क्लास को अभी भी उसी तरीके से निचोड़ा जा रहा है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है लेकिन सैलरीज नहीं बढ़ रही। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स रिकॉर्ड हाई पर है लेकिन सो लोगों के लिए बैड, जीना दिस इज मुश्किल सो हो रहा है। बैड। मिडिल क्लास की इस खराब हालत का असर सिर्फ इकोनॉमी पर ही नहीं बल्कि डेमोक्रेसी पर भी पड़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट जे बैरो ने रिसर्च करके दिखाया कि जिन देशों में नेशनल इनकम का ज्यादातर हिस्सा मिडिल क्लास के पास जाता है उन देशों के डेमोक्रेटिक रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जिन देशों में मिडिल क्लास घटने लगती है वहां पर लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो नेता लोग जो पॉलिटिशियंस कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते हैं उन्हें आप सपोर्ट करना बंद करें, उन्हें वोट करना बंद करें ताकि मिडिल क्लास के पास ये ताकत वापस आ सके। याद रखिए ये आप ही का ही पैसा है जो आपसे छीना गया है और कॉर्पोरेट्स को दिया गया है। आपका ध्यान भटकाने के लिए पॉलिटिशियंस धर्म और जाति के मुद्दे उठाएंगे लेकिन आपको याद रखना होगा कि असलियत में जो चीज मायने रखती है वो है ये इकोनॉमिक सिचुएशन, गरीब लोगों की और मिडिल क्लास की यूनिटी, मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले सभी लोगों की यूनिटी इस कॉर्पोरेट सरकारी माफिया के खिलाफ। व्हाट अ सैड वीडियो। मैं कहूँगी बहुत सैड इन द सेंस कि हो सकता है कि आप लोग वहाँ रह रहे हो और आपको ये फील नहीं हो पा रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली आप लूज कर रहे हो। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये सब सुन के आई फील वेरी बैड बिकॉज मेरे हिसाब से मैं यूरोप में हूँ, मैं इंग्लैंड में हूँ। एट द मोमेंट ऐसे कोई बेस्ट ऑफ द कंडीशन यहाँ भी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं और हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं एंड देन हाउस प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं। ये इश्यूज हम भी रेस कर रहे हैं। बट मैं तब भी बोलूँगी कि एटलीस्ट आप अगर बीमार हो तो आपको दवाइयों का कोई खर्चा नहीं है, हेल्थ केयर फ्री है, स्कूल जा रहे हो तो एजुकेशन फ्री है, और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो कंट्री आपको जॉबलेस अलाउंस एंड ऑल देती है, जिससे जो कि इनकम टैक्स से ही कंट्रीब्यूट किया जाता है। बट आप अगर इस वीडियो को पूरा देखें देन यू फील सैड बिकॉज ठीक है, मैं मानती हूँ यूके में बहुत खर्चा है, बहुत महंगाई है, बट यूके की महंगाई उनके लिए है जो कमा रहे हैं, यहाँ पीपल हु आर रिच। जो गरीब हैं उनके लिए कोई ये कंट्री महंगी नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो उन्हें तो सब कुछ गवर्नमेंट से मिलता है। आपके यहाँ इंडिया में इस वीडियो के हिसाब से उल्टा है। इंडिया में उल्टा है, मतलब अगर आप पैसे वाले हो तो आप कम टैक्स पे कर रहे हो, बट अगर आप गरीब हो तो आप ज़्यादा, आपके लिए हर चीज़ ज़्यादा महँगी है। ये सेंस बिल्कुल ऑपोज़िट है टू मेरी अंडरस्टैंडिंग के। बिकॉज़ मेरे हिसाब से जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें तो बिल्कुल चीज़ें सबसे मिनिमम रेट से मिलनी चाहिए। हाँ, जो कमा रहे हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट हैं, बिज़नेसमैन हैं, जो बहुत अच्छे सैलरी पे हैं, आप उन्हें टैक्स कर रहे हो तो समझ में आता है बिकॉज़ वो टैक्स क्या होता है? इनकम से कटता है, राइट? अगर वो कमा रहे हैं, तो वो टैक्स पे करेंगे। अ, अगर वो नहीं कमा रहे हैं, तो उन पे टैक्स नहीं आना चाहिए। बट कंसिडरिंग थिंग्स लाइक जीएसटी, जो आप हर लेवल पे ऐड ऑन होता जाता है, व्हिच मेक्स आपकी जो मिडल क्लास है और जो लोअर क्लास है, वो लोग जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अर्निंग के लिए, उन पे तो बहुत हैवी है ये बहुत हैवी है, वो कैसे सरवाइव करेंगे? तो मुझे नहीं पता क्या सोच के ये बजट क्रिएट किया गया है, या इसके पीछे कोई फाइनेंशियल बैकिंग है कि नहीं है, कि क्यों एग्जैक्टली दे नीड टू डू दैट। आई अंडरस्टैंड कोविड टाइम में, पेंडेमिक टाइम में 3-4 साल में हर कंट्री के फंड्स और उस सब में कमी हुई है, सब सफ़र कर रहे थे। बट दैट डजंट मीन कि आप उसकी सारी सफरिंग एक ही पार्ट ऑफ द सोसाइटी से खींच लो, क्योंकि वो गरीब है तो उनसे खींच लेते हैं क्योंकि वो आसानी, उन्हें वेयर विल दे गो, राइट? अमीर है जो आदमी, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है जो, उसको ज़्यादा लगेगा, वो कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में चला जाएगा, वो कहीं और वर्क कर लेगा। यूके भरा पड़ा है डॉक्टर्स से जो इंडिया से आते हैं। हर साल हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स यूके आते हैं और काम करते हैं और सर्वाइव कर रहे हैं और अच्छी एक लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं। इंजीनियर्स भी सेम विद इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हो गए आपके, इवन अकाउंटेंट्स एंड ऑल, यू विल सी अ लॉट ऑफ देम जो कि इंडिया से आते हैं। बट व्हाट अबाउट दोज़ जो जो ना ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हैं, जिनके पास, बेला बैठ जाओ बेटा, ना ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हैं, ना उनके पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ना उनके पास सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किल है जिनके लिए, उनका क्या? हाउ वुड दे सर्वाइव? उनके लिए क्या कर रहे हो आप? क्योंकि गवर्नमेंट का सारा सपोर्ट उनकी तरफ जाना ही चाहिए, क्योंकि वो तो स्ट्रगल कर रही है ना, वो पार्ट ऑफ द सोसाइटी तो स्ट्रगल कर रही है। सो ये वीडियो मुझे बहुत डिसहार्टनिंग लगा, आई फील रियली बैड ये सब सुनकर के। ऑब्वियस सी बात है ना, जब ये कंडीशन आएगी तो क्राइम बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो
पूरी कंट्री की कंडीशन है ना वो ख़राब होगी। आई रियली होप कि देयर आर सम सॉल्यूशन एंड हम इसे सही से कर सकें मैनेज आई गेस आप लोग इन फ्यूचर, बिकॉज़ स्पेशली विद हाउ कैन यू नॉट चार्ज बिग कंपनीज़ टैक्स? आपको बिग कंपनी को टैक्स करना चाहिए बिकॉज़ द मोर दे अर्न द मोर दे शुड पे टैक्स, राइट? गाइज़ आई एम सॉरी टू आई रैंट सो मच अबाउट इट, क्योंकि मुझे थोड़ा बुरा लगा सोच के कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी चीज़ें भी आप एक्सपेंसिव कर रहे हैं, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? आप क्या चाह रहे हो पब्लिक से? एनीवे, आप प्लीज़ सजेस्ट करो मुझे और वीडियोज़ जो आपको लगता है वर्थ वॉचिंग। अगर कोई कॉमेडी वीडियो है तो वो भी आप ज़रूर करो, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई पोस्ट फेयरली रेगुलरली, एवरी वीक मैं एटलीस्ट वीडियो डालती हूँ, तो प्लीज़ डू चेक अदर वीडियोज़ आउट एंड अपने ख़्याल रखें, हेल्थ का ख़्याल रखो। स्लीप, फूड, एक्सरसाइज बहुत मेन है हमारे लिए लाइफ में। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्या खा रही थी, तो मैं चिकपी खा रही थी। ये बस बॉयल और एयर ड्राइड चिकपी है, और इसमें मेरा विटामिन सी और कोलेजन था, तो वो मैं पी रही थी। अपना ख्याल रखो गाइस, हेल्थ इज़ एवरीथिंग। इतना कमा लोगे और फिर बाद में दवाइयों पे सर्वाइव करना है, तो व्हाट्स द पॉइंट, है ना? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।